नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी, यानी कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और जियोग्राफी यानी भूगोल आपका सब्जेक्ट है। तो आपको फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना होगा और बहुत ही बारीकी के साथ भौतिक भूगोल से बनने वाले पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास, यानी बेसिकली ये लेक्चर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अब क्या ही बताया जाए। इसको लेकर के मैं उतना बखान नहीं कर सकता जितना बखान इसका होना चाहिए। बहरहाल आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, अगर आप अभी शून्य पर हैं तो आप शिखर तक पहुंच जाएंगे, ये गारंटी मेरी है इस क्लास के अंत तक। जियोग्राफी कुछ भी नहीं आता है, आज तक जियोग्राफी नहीं पढ़ा, फिर भी आपको जियोग्राफी समझ में आएगा, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपका ध्यान कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, ये भी पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। बस आपको क्या करना है, अपना फोन यूट्यूब खोल करके देखना शुरू कर देना है और वीडियो में इस हिसाब से देखिए कि यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि पिछले 7 वर्षों से मैं परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूँ, खास करके बीए की, और जियोग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, जो कि जियोग्राफी भी मैंने बीए में पढ़ी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जियोग्राफी मेरा एक्चुअली में जियोग्राफी से शुरुआती से मैं कक्षा 6 से लेकर के जो है जियोग्राफी पढ़ना इंटरेस्ट चूंकि था कि भाई बाहर लेटे थे, तारे जो दिखते थे, ये तारे क्या होते हैं, जब तारा टूटता था तो लोग कहते थे भाई ये जीव जाता है, ये उल्का, मतलब कि वो सब होता था। तो अब क्लियर होता है जब जियोग्राफी आप पढ़ते कि बेसिकली वो था क्या। तो शुरुआत से इंटरेस्ट रहा, कौन से देश की जनसंख्या ज्यादा है, कौन सा देश कितना बड़ा है, ये शुरू से ही हमको इंटरेस्टिंग था। तो बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही विधिवत अंदाज में, अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी तक विश्वविद्यालय में, रिपीटेड क्वेश्चन जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और अब की बार जिनकी प्रबल संभावना है पूछे जाने की, उन प्रश्नों को हमने रखा है। तो बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी सेमेस्टर नंबर 1 नवीनतम मॉडल पेपर है, 2026-27 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 है, इसे प्रैक्टिस सेट 2, 3 ऐसे आता रहेगा, ये सब आप देखते रहिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न देखिएगा भैया, भूसन्नति किसे कहते हैं, बताएं। भूसन्नति को अंग्रेजी में जियोसिंक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोसिंक्लाइन कहते हैं भूसन्नति। ठीक है, एक सकरा, एक पतला गड्ढा जिसमें तमाम मलबे भरे रहते हैं और ये बेसिकली समुद्र में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, भूसन्नतियां बेसिकली मान लेते हैं, मैं आपको अगर दिखाने का प्रयास करूं, यहीं पर आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे देखिए, ये मान लेते हैं आपका स्थल खंड है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या बह रहा है, यहाँ पर समुद्र की, मतलब नदियां जो है बह करके आ रही हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ये समुद्र, मान लेते हैं ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ से भी नदियां बह करके आ रही हैं। ऊपर से नदी बह करके आएगी, इधर से नदी बह करके आएगी और यहीं पर आकर के ये सब अपना जो है मलबा जो है तीव्र गति से छोड़ने शुरू कर देगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गड्ढा बनता चला जाएगा, ये गड्ढा बनता चला जाएगा बेटा। क्या होगा, यहीं पर तमाम माल भरता चला जाएगा और इससे क्या होगा, गहरा और गड्ढा सकरा होता जाएगा और ये तीव्र गति से नदियां यहीं पर अपना जल क्या करेंगी, निक्षेप करेंगी और जितना भी अपने साथ कूड़ा कबाड़ मलबा करकट लाएंगी सब इसी में छोड़ती चली जाएंगी। तो ये और गड्ढा होता चला जाएगा, यानी कि एक पतला सकरा गड्ढा हो जाता है। इसी को भूसन्नति, नीचे वाले को भूसन्नति कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भूसन्नति माने भूमि में अंदर वाला धंसाव भूसन्नति कहलाता है। भू अभिनति भूमि के ऊपर, यानी कि अगर यही चीज ऐसे होकर के ऐसे हो जाती तो उसी को अवनति, मतलब कि ये अपनति कहते हैं और इसको नीचे वाले को अभिनति कहते हैं या सन्नति कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला अभिनति या सन्नति, ऊपर वाला अपनति कहा जाता है वो। ठीक है, जिसको चोटी कहते हैं पहाड़ों की। तो पहाड़ों की चोटी का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं वजह से, सिंक्लाइन, भूसन्नति का सिद्धांत। क्रोबर नाम के एक विद्वान थे, क्रोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब तमाम मलबा भर जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दबाव पड़ेगा। जब मलबा खूब हो जाएगा तो नीचे की ओर दबाव पड़ेगा, जब नीचे की ओर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये चीजें ऑटोमेटिक इधर की ओर खिसकेंगी। जैसे कि खिसकेंगे कैसे, जब आप एक तार लेते हैं, मान लेते हैं कोई तार, आप अगर मैं आपको दिखाऊं, हालांकि तार मान लेते हैं यहाँ पर नहीं है, जैसे कोई भी मान लेते हैं ये पेपर है आपका, ये पेपर है। अब इस पेपर को मान लेते हैं ये पेपर था, इससे ये पूरी पृथ्वी मान लीजिए सीधे सीधे फॉर्म में है। ठीक है, ये सीधे फॉर्म में है, लेकिन जब यहाँ पर आप दबाव डालेंगे बीच में, देखो बीच में मैं दबाव डाल रहा हूँ, बीच में दबाव डालूंगा तो ऑटोमेटिक इधर वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। तो ये आपस में जाकर के टकराएंगे, जब टकराएंगे खूब तेज से, पृथ्वी पर ऐसी तमाम हलचल होती है तो ये टकराते, तो फिर यहाँ पर जो मलबा भरा हुआ है, बीच में जो मलबा भरा हुआ है यहाँ पर, ये सब मलबा जो होगा कैसे उठेगा बेटा, ये सारा मलबा जो होगा वो ये ऊपर की ओर जाएगा। पेन कहाँ गया, ये सारा मलबा जो होगा जब यहाँ पर टक्कर होगी, इधर से बल लगेगा। ठीक है, इधर से बल लगेगा, यहाँ पर चूंकि दबाव नीचे की ओर पड़ेगा तो यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा, तो खिंचाव बल लगेगा, ये सब जितना मलबा है आपस में जाकर के टकराएंगे और ये मलबा ऊपर निकल करके क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे वलित पर्वत बन जाएंगे। हिमालय पर्वत कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, अल्पस पर्वत कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, ऐसे तमाम पर्वतों का निर्माण हुआ है भूसन्नति के द्वारा।
तो बेसिकली भूसन्नति यही गड्ढा होता है। देखिएगा इसकी परिभाषा, भूसन्नति जिसको आप कहते हैं क्या, डिस्ट्रोफिज्म, या फिर आप कह सकते हैं इसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं बेसिकली अंग्रेजी में। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों यानी कि इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा उत्पन्न वह प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी की सतह पर उठाव यानी कि अपलिफ्ट या झुकाव यानी कि टिल्ट या मोड़ना है, पृथ्वी फोल्ड हो जाती है, फोल्डिंग हो जाता है, और टूटना यानी फाल्ट हो जाती है पृथ्वी, जैसी तमाम घटनाएं जो है इसमें शामिल होती हैं। भूसन्नतियां एक गड्ढा होती है, अभी यहाँ पर आपको देखने का प्रयास करेंगे, विशेषताओं में मैंने क्लियर लिख रखा है। भूसन्नति पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा और ऊर्जा से संचालित होती है, पहली बात। दूसरी बात, यह महाद्वीपों और महासागरों के आकार प्रकार को बदल देती है, बिल्कुल बदल देती है। भूसन्नति के परिणाम स्वरूप ही पर्वत, पठार और गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण, घाटियों का निर्माण और भ्रंश, भ्रंश माने दरार, जो पत्थरों में या पृथ्वी में दरार पड़ती है, सब भूसन्नति के द्वारा ही होती है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है, भूसन्नति धीमी गति से भी हो सकती है, ठीक है, और तीव्र गति से भी हो सकती है, यानी कि भूसन्नति इस तरीके से हो सकती है। अब भूसन्नति में कई प्रकार होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भू का उत्थान हो जाता है, भूमि के उत्थान जो होता है धीरे धीरे ऊपर भूमि उठती है, या भूमि कभी कभी जैसे ऊपर उठती है तो ये हो गया, कभी कभी भूमि नीचे धंसती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चोटी घाटी का कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये इसी प्रकार से बनता है भूसन्नतियों के द्वारा। तो आप देखिए पर्वत हमेशा कैसे बनते हैं, एक चोटी ऊपर रहेगी तो फिर घाटी नीचे रहेगी, फिर चोटी फिर घाटी, इस तरीके से वलित पर्वतों का निर्माण। अगला है आपका भूसन्नति में भू विक्षेप। भू विक्षेप की अगर बात की जाए, ऑर्गेनेसिस की अगर बात की, तो पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को भू विक्षेप कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो भू विक्षेप की वजह से हुआ। भूमि में तमाम गड्ढे में जो तमाम मलबा भरा हुआ था, वो जब आपस में टकराया, ऊपर उठा, मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दक्कन का पठार जो बना है, भू उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा ही बना है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भूसन्नति पृथ्वी की संरचना को नया आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक प्रक्रिया होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको समझाया, बताया कि भूसन्नति होती क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप की बात की तो भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहा जाता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी की शिलाओं में संचित ऊर्जा अचानक से मुक्त हो जाती है, जब किसी शिलाखंड में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो मुक्त होती है ऊर्जा, तो इससे क्या होता है, वह ऊर्जा तरंगों के रूप में धरती से ऊपर निकलने की प्रयास करती है। इसमें पी तरंगे, एस तरंगे, ये सब तरंगे होती हैं। ये तरंगों के रूप में धरती को कपाती, धरती के ऊपर निकलने का प्रयास करती है, और जब ऐसा होता है तो भूमि कांपने लगती है। इसी को भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। कभी कभी जब कोई बांध बना दिया जाता है और पृथ्वी पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो खूब ज्यादा जब जल हो जाता है तो पृथ्वी उससे भी भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो बांध वाले एरिया में भूकंप आने की संभावना, पर्वतीय इलाकों में भूकंप आने की संभावना, जहां पर ज्वालामुखीता की क्रिया होती है वहां पर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भूकंप के कई तत्व होते हैं, जैसे कि पहला होता है केंद्र, फोकस। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है उसी को भूकंप का केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी भूकंपीय ऊर्जा जहां पर एकदम से इकट्ठी रहती है, मतलब एक शिलाखंड में, अब उस शिलाखंड से वो ऊर्जा मान लेते हैं कि वो मुक्त हो गई, और जब मुक्त होगी तो वह एक प्रकार से उससे तमाम तरंगे निकलेंगी, वही तरंगे पूरी पृथ्वी को कपाएगी, और जहां से तरंगे निकलती हैं उसको केंद्र कहा जाता है भूकंप का, ठीक है। भूकंप आप देखेंगे कैसे आता है। दूसरा है उपकेंद्र, एपी सेंटर कहते हैं उपकेंद्र को। एपी सेंटर की अगर बात करें तो केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान को, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी अपना ऊपर का भाग है और पृथ्वी के अंदर कोई ये शिलाखंड था, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हुई और यहाँ से एक प्रकार तरंगे ऊपर की उठी, ये सीधे यहाँ से सीधे जो ऊपर का ये बिंदु है इसको बोलते हैं आपका उपकेंद्र। ये होता है उपकेंद्र और ये होता है केंद्र, और यही से पी तरंगे, एस तरंगे सब ऊपर की ओर निकलती है, ठीक है। अगला है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या होती है, पी तरंगे। पहली तरंगे होती है पी तरंगे। पी तरंगे को अंग्रेजी में पी वेव्स कहते हैं। सबसे तेज चलने वाली ये होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे तीव्र गति से ही संचरण करती हैं, और ठोस और द्रव दोनों में चलती है। यानी पी तरंगे जो होती हैं पृथ्वी के ठोस भागों से और पृथ्वी के तरल भागों से, द्रव भागों से भी निकल जाती हैं। इसलिए आप देखते हैं जहां से पी तरंगे पृथ्वी के बीच से निकलती हैं वहां तक एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि वहां पर पृथ्वी में क्या है, ठोस पृथ्वी है या फिर पृथ्वी द्रव है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने में भूकंप की बड़ी भूमिका रही है। पृथ्वी के अंदर क्या है इसको कैसे पता लगाएंगे, जैसे पी तरंग जहां से निकलेगी वहां पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर ठोस है और द्रव हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरंगे होती है यस तरंगे, यानी सेकेंडरी वेव्स कहते हैं इसको, ठीक है। केंद्र ठोस मतलब केवल ठोस में चलती है, यानी कि जहां पर केवल यस तरंगे दिखाई पड़ती हैं, यानी कि वहां पर पृथ्वी केवल ठोस है, द्रव नहीं है।
यह से भी पता चल जाता है। इसके साथ साथ अगली जो तरंग होती है सतही तरंगे, जिनको यल तरंगे कहते हैं आप, ठीक है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे यही होती हैं, सतही तरंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मापन जो होता है भूकंप का किससे होता है? भूकंप का मापन जो है रिक्टर पैमाने पर होता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र होता है, उसमें रिक्टर पैमाने के द्वारा इसका भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। या मोमेंट, मैग्नीट्यूड, ये भी कहीं न कहीं पे एक नई प्रविधि आ चुकी है। तो इस तरीके से भूकंप भूकंप का मापन जो होता है इस तरीके से होता है। भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है बेटा? भूकंप के प्रभाव की अगर बात की जाए तो इमारतों का गिरना, यानी भूकंप की वजह से क्या होता है, बड़ी-बड़ी इमारतें ढह जाती हैं। जान-माल की हानि बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ में सुनामी का उत्पन्न होना, जैसे भूकंप आ गया, उस भूकंप आने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? अगर समुद्र के आस-पास भूकंप आया है, तो समुद्रों में लहरें जो होती हैं, वो उठती हैं। क्योंकि भूकंप आ गया और चूँकि भूकंप पृथ्वी पर आएगा और उस इलाके में आ गया भूकंप जहाँ पर समुद्र है या समुद्र है, तो वहाँ पर क्या होगा? लहरें खूब ऊँची-ऊँची उठनी शुरू हो जाएँगी समुद्र में, और समुद्र में ऊँची लहरों का उठना हवाओं के साथ, इसी को सुनामी कहा जाता है, ठीक है? तो सुनामी की संभावना भी बढ़ जाती है भूकंप से। नदियों का मार्ग भी सुनामी की वजह से, मतलब कि भूकंप की वजह से बदल जाता है। भूकंप आया मतलब कि पृथ्वी काँपने लगी, इससे नदियों का जो जल होगा वो मार्ग अपना बदल सकता है, नदियाँ दूसरे इलाकों से बहना शुरू कर सकती है, जिससे बाढ़ वगैरह की संभावना भी आ सकती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भूकंप जो है मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए सबसे घातक आपदा होती है। इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। भूकंप आने से बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको क्षणिक मतलब थोड़ा-सा भी मौका नहीं मिलेगा और आपका पूरा विनाश निश्चित हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको ये तमाम क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आपको अगर इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, या आपको मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज़ क्लास, इन सभी वाले ग्रुप से जुड़ना है, तो 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कीजिएगा। आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र ₹100 वाला फीस वाला जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एसएमएस कीजिए अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख कर के भेज दीजिएगा, प्रथम सेमेस्टर। तो आप जैसे इतना लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको क्या करना है, उसी स्कैनर पर आपको मात्र ₹100 फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप ₹100 फीस जमा करेंगे इस स्कैनर पर, ये ध्यान रखेंगे आप भी जमा कर सकते हैं और आपके घर वाले भी जमा कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे को पढ़ना है वही पेमेंट करे। आप भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आप उसके घर के हैं, या आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उस बच्चे को जोड़ दिया जाएगा जिस बच्चे को पढ़ना होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में क्या-क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है? जैसे क्लास होगी उसके वीडियो लेक्चर पीडीएफ प्लेलिस्ट के फॉर्म में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर इसका पीडीएफ, जो आपकी क्लास ये देख रहे हैं आप, जैसे ये मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट 1, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीछे जो चल रहा है लिखा मामला, इसका पीडीएफ, और जो कुछ वीडियोस नहीं आ पाएंगे यूट्यूब पर, उन सभी का भी पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, साल फार्म में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, सबकी व्यवस्था होती है और सब कुछ आपको मिलता है। केवल एक सब्जेक्ट जियोग्राफी के लिए ही नहीं कोर्स है, सभी सब्जेक्ट के लिए कोर्स की व्यवस्था है। जैसे मान लेते हैं आपके जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, जियोग्राफी लिया है, पॉलिटी लिया है, हिस्ट्री लिया है, हिंदी लिया है, ठीक है, संस्कृत लिया है, इंग्लिश लिया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिया है, साइकोलॉजी लिया है, ठीक है, एजुकेशन लिया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, मनोविज्ञान आपने लिया है, या जो भी सब्जेक्ट आपका होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होता है, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, ठीक है, गृह विज्ञान, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र इसी ₹100 में। यानी कि आपका बेसिकली कितने सब्जेक्ट आपके होते हैं? आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है? 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को-करिकुलर, कुल मिलाकर के 4-5 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, उन सभी की तैयारी मात्र ₹100 फीस में होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे ही आपका और तमाम विश्वविद्यालय से जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बिहार के सारे विश्वविद्यालय, झारखंड के सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान के सारे विश्वविद्यालय, ठीक है, और मध्य प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, और आपका उत्तराखंड के सारे विश्वविद्यालय, जहाँ पर भी हिंदी समझी जाती है, उन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। जियोग्राफी में ये चीजें आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम किसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो भी आप हमसे जुड़ेंगे, तो आपके लिए कंटेंट जो होता है वो बढ़िया मिलता है। जो हेडिंग वगैरह होती है अंग्रेजी हिंदी दोनों में बताता हूँ, और पढ़ाते समय भी मैं अंग्रेजी शब्दावलियों का प्रयोग कर देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है? देर मत कीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
अगर आप जो है एक सब्जेक्ट की सीरीज या किताब खरीदेंगे तो आपको बड़ी महंगी जो है पड़ जाएगी, लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए एक व्यवस्था होती है और मात्र 100 रुपए में सब कुछ आपको मिलता है। 100 रुपए फीस पेमेंट करके आप जुड़ जाइए और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को पढ़ते रहिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, तो ऐसे नोट्स आपके लिए तैयार किए गए, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में सीधे तौर पर आपके आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आप कवर कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न आ चुका है, चक्रवात किसे कहते हैं तथा चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है, इसको बताइए। देखिए, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात की अगर बात की जाए, साइक्लोन अंग्रेजी में चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं। प्रति चक्रवात को अंग्रेजी में एंटी साइक्लोन कहते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर हवा का तेजी से घूमना, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है अंदर, और हमेशा जो होती है चार हवाएं जो होती है चारों तरफ जो है घूमती रहती है, यानी चारों ओर निम्न वायुदाब के क्षेत्र के चारों ओर हवाओं का घूमना चक्रवात कहलाता है। जबकि पत्र चक्रवात में उच्च वायुदाब होता है केंद्र में और उसके जो है चारों ओर हवाएं घूमती हैं, ये होता है एंटी साइक्लोन। दोनों के अंतर को समझेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए, चक्रवात में निम्न वायुदाब केंद्र में रहता है, जबकि प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब केंद्र में रहता है, यानी कि हाई प्रेशर जो होता है वहां पर रहता है। दूसरी बात है, चक्रवात में वायु चारों ओर से अंदर की ओर खींचती है। चक्रवात में क्या होता है बेटा? चक्रवात में वायु जो होती है वो चारों ओर से क्या होती है? अंदर की ओर खींचती है। यानी चक्रवात में निम्न वायुदाब जो होता है अंदर होता है। हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर बहती हैं, यानी हवाएं जो होती हैं उच्च वायुदाब से कहां पर बहती है? निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब क्या होता है? निम्न वायुदाब क्या होता है? वायु का दबाव। निम्न वायुदाब कब बनेगा? हवाएं जब गर्म होती बेटा तो वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और हवाएं जब ठंडी होती है तो वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी हवाएं वजन में ज्यादा होती है, वो नीचे की तरफ भागती है, इसीलिए ठंडी में जब कोहरा पड़ता है तो हवाएं नीचे की ओर आती, तो कोहरा नीचे की ओर आपको पाला गिरता हुआ दिखता है, तो वो एक प्रकार से उसमें नमी है वायु में, इसलिए वायु नीचे दिखती है। लेकिन जब आप उसी में जो है आग जलाते हैं तो आग से निकला हुआ धुआं जो होता है, क्योंकि गर्म होता है इसलिए वह वायु से हल्का होता है, वह धुआं ऊपर की ओर उठता चला जाता है, ठीक है। या हाल फिलहाल में आप देखते हैं जयमाल में जो एक प्रकार से प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, उसको पानी में डाल करके उसमें धुआं निकाला जाता है और उसको बनाया जाता है इस तरीके से कि भाई लगता है कि स्वर्ग में शादी हो रही है। तो जो है एक मटके रखे जाते हैं, उसी मटके में डाला जाता है, उसी से निकलता रहता है धुआं। वो धुआं नीचे-नीचे फैलता चला जाता है, क्योंकि वो उस हवा से मतलब जो नॉर्मल हवा है, उससे वज़न में वो ज़्यादा है, इसीलिए वो ऊपर नहीं उठता है। वो नीचे ही नीचे फैलता है, क्योंकि उसका दाब ज़्यादा है। तो चक्रवात में क्या होता है, जो हवाएँ इसके केंद्र में जो हवाएँ होती हैं, गर्म हवाएँ होती हैं और गर्म हवाओं की तरफ ठंडी हवाएँ भागती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ठंडी हवाएँ गर्म हवाओं के बीच में जाती है, इस तरीके से क्या होता है, ठंडी हवा गर्म हवा मिलती है तो पानी बरसात खूब दबा के होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि क्या होती है, ठंडी हवा गर्म हवा मिलेगी और इस तरीके से निम्न वायुदाब बीच में होगा तो हवाएं घूमती हैं और इस तरीके से पानी बरसने की संभावना, तूफान आने की संभावना बन जाती है। तो चक्रवात में वायु चारों ओर से अंदर की ओर खिंचती, चूंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र बहती है। जबकि प्रति चक्रवात जो होता है एंटी साइक्लोन में, वायु जो होती है वो चारों ओर से बाहर की ओर फैलती है, चूंकि यहाँ पर प्रति चक्रवात में क्या होता है, अंदर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, अंदर की हवाएं ठंडी होती हैं और बाहर की हवाएं गर्म होती हैं। वैसे में क्या होता है, हवाएं चक्रवात में क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर निकलती हैं। इस प्रति चक्रवात उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, जबकि चक्रवात बहुत खतरनाक होता है। तीसरा अंतर लिखिएगा, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में वायु वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। चक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब कि गोलार्ध मतलब समझते हैं गोल अर्ध, ये गोल हो गया इसका अर्ध, यानी ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर वाला जो गोलार्ध है इसको, यानी पृथ्वी का ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का नीचे वाला भाग, ठीक है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो होता है उसमें वायु वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा सुई जैसे इस तरीके से बहती है, इस टिक 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 ये होता है आपका क्लॉकवाइज, इस तरीके से घूमने को क्लॉकवाइज कहते हैं, इस तरीके से। लेकिन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से क्लॉकवाइज होगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से घूमती है। जबकि प्रतिचक्रवात में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में हवाएं चलती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। यहाँ पर एकदम से घड़ी की दिशा में से प्रतिचक्रवात में क्या होगा, ये मान लेते हैं घड़ी की सुई है, अगर देखिए इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या होगा, टिक 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 टिक, अब देखते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से घुमाव होगा, इस तरीके से घुमाव होगा, ठीक है। लेकिन जब यही चीज चक्रवात में देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज ना हो, मतलब ये क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी इस तरीके ये व्यवस्था होती है, ठीक है। आगे देखिए, चौथा अंतर है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में। चक्रवात में क्या होता है, वर्षा खूब दबा के होती है, तूफान आता है
और बाढ़ भी इससे बहुत ज्यादा मात्रा में चक्रवात से आती है। जबकि जो प्रति चक्रवात होता है, एंटी साइक्लोन होता है, ये शुष्क और साफ मौसम, यानी इसमें मौसम जो होता है शुष्क हो जाता है। शुष्क माने सूखा मौसम हो जाता है, यानी कि ऐसे बारिश वगैरह नहीं होती है, साफ मौसम रहेगा बढ़िया तरीके से। अगला अंतर, चक्रवात का उदाहरण, जैसे उड़ीसा का सुपर साइक्लोन जो है चक्रवात का उदाहरण है। जबकि प्रति चक्रवात का उदाहरण आप देखेंगे राजस्थान का जो शुष्क मौसम रहता है, ये प्रति चक्रवात में, राजस्थान में प्रति चक्रवात आप देखने को मिलता है अधिकतर मात्रा में, और चक्रवात मिलता है आपका उड़ीसा वगैरह में। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चक्रवात जीवन व संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, जबकि प्रति चक्रवात अपेक्षाकृत शांत होते हैं, इतनी उतनी हानि नहीं पहुंचाते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतें एवं उनकी विशेषताएं बताइए। देखिए, वायुमंडल की कई परतें हैं। वायुमंडल में एक प्रकार से, वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी का जो ऊपर, जैसे पृथ्वी से भूपटपटी से ऊपर उठे, ये सब वायुमंडल ही चल रहा है। ठीक है, तो वायुमंडल में पहला जो मंडल है बेटा, उसका नाम क्या है, पहला मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई, क्षोभ मंडल अगर समझे इसको, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से, ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ये पहला जो एक प्रकार से पृथ्वी के ऊपर वाला ये इलाका है, ये वाला, ये क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्या होता है ये क्षोभ मंडल होता है। ये एक प्रकार से 12 किलोमीटर जो है धरातल से ऊंचा, यानी कि यहाँ से 12 किलोमीटर की ऊंचाई यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर ध्रुवों पर कम हो जाती है, ध्रुवों पर ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा पर कम हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पर ऊंचाई होती है। ठीक है, मौसम की अगर बात की, जितने भी मौसमी घटनाएं, बादल वगैरह, जितनी भी बादल तड़कना भड़कना हो गया, सब इसी में होता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, जैसे वर्षा का होना, हिमपात यानी बर्फबारी होना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब आप देखते हैं क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी क्षोभ मंडल में ही सारी चीजें होती है। क्षोभ मंडल से ऊंचे ही, इसीलिए हवाई जहाज को क्षोभ मंडल से ऊंचे उड़ाते, ताकि जो है मौसम का प्रभाव न पड़े। जो बादल वादल उड़ते आपको दिखते हैं, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तापमान ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर घटता रहता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान आपको यहाँ पर क्षोभ मंडल में घटता हुआ दिखाई देगा। क्षोभ मंडल की विशेषता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल की बात की जाए तो इसमें जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मिल जाता है, और नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पर पाई जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन जो गैसों का परसेंटेज है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और लगभग में 19 या 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर कुछ परसेंट पाया जाता है, 0 पॉइंट कुछ में, लेकिन फिर भी वो वातावरण को गर्म करता है। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे जो है क्षोभ मंडल के, दूसरा मंडल आता है जिसको बोलते हैं समताप मंडल। दूसरा मंडल कौन सा बेटा, समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में समताप मंडल, सम माने समान, ताप माने तापमान, यहाँ पर तापमान समान होता है, और इसीलिए यहीं पर जो हवाई जहाज वगैरह होती उड़ाई जाती, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल चीजें होती है, यहाँ पर ज्यादा बदलाव नहीं होता है। 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पृथ्वी से अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको समताप मंडल दिखाई देगा। ठीक है, समताप मंडल में ही जो होते हैं हवाई जहाज वगैरह, जो प्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं, वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। इसमें ओजोन परत है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है, जो क्या है, एक लेयर है ओजोन की। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, इसकी एक लेयर बनी हुई है। सूर्य से चूंकि कुछ मतलब किरणें जो होती हैं वो हमेशा सही नहीं आती हैं, उससे पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है पृथ्वी पर सूर्य से, उसको रोकती हैं ये जो है O3 लेयर, यानी कि ओजोन परत जो होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, और उसके बाद में फिर अच्छी अच्छी किरणों को तो पृथ्वी तक भेजती है, और बेकार किरणों को वहीं पर अपने आप में सोख लेती है। अगर ये ना करे तो क्या होगा, अगर ये ना ही करती है तो इससे हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमको नाना प्रकार के, कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, स्किन कैंसर या ऐसे तमाम प्रकार के कैंसर जो है हो सकते हैं, चर्म रोग तमाम सारे होना शुरू हो जाएंगे। तो पराबैंगनी किरणों से हानिकारक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से वही रक्षा करती है हमारी, एक जीवन दाता है। मान लीजिए ओजोन परत इस समय क्षति हो रही है, इसकी क्यों क्षति हो रही है, क्योंकि CFC नाम की एक गैस है, जैसे लोग फ्रिज चला रहे, फ्रिज, AC, कूलर, फ्रिज और बेसिकली और AC से, यानी कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, यहाँ से जो गैसें निकलती हैं वो गैसें CFC नाम की गैस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह गैस है जो कि ओजोन परत जो है उसको खत्म कर रही है। ओजोन परत किस लेयर में आपसे पूछा जाएगा, तो समताप मंडल में ही आपको मिलेगी। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा घटनाएं नहीं होती हैं, मौसम वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पर। मध्यमंडल, मध्यमंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं।
50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के जो एरिया है 30 किलोमीटर का, उसमें आप देखते हैं मध्यमंडल कहते हैं। इसी मंडल में आप देखते हैं उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं, यही जल करके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऊपर से तमाम प्रकार की चीजें जो है आती हैं, पृथ्वी पर आती, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे घुसती हैं तो जलना प्रारंभ कर देती है। जब वही जलती हैं रात में तो हमको दिखता है कि भाई वो तारा टूट है, कुछ लोग कहते हैं वो जीव जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हुआ, फलाना हुआ, धमाका हुआ, तारा टूट गया। कोई लोग विष मांगेंगे, धूल उठा करके विष मांगे कि हमारा जो है शादी फलाने लड़की से हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, ऐसे लोग विष मांगते हैं जो है उसको मिट्टी लेकर के जब तारा टूटता है। अरे भैया वो तारा जो टूटता हुआ आपको दिखाई देता है, वो तारा आपको यही मध्य मंडल में दिखाई देता है, और वो तारा नहीं बल्कि उल्का पिंड होता है। कई ग्रहों के टक्कर मारते हैं, ऊपर से ऊपर अंतरिक्ष में तमाम ग्रह हैं, तमाम तमाम प्रकार के पिंड हैं। वो पिंड आपस में टकरा जाते हैं तो फूट मतलब टूट जाते हैं, टूटने के बाद में अपनी दिशा उनकी बदल जाती है। फिर वह एक प्रकार से पृथ्वी की अगर उसमें आ जाते हैं, जब पृथ्वी के अवशोषण क्षमता यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, तो पृथ्वी उसको अपना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग से पृथ्वी अपनी तरफ हर एक वस्तु को खींचती है। और जब वह पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है उन वस्तुओं को, उस उल्का पिंड को, तो वह उल्का पिंड खूब तीव्र गति से यहाँ पर पृथ्वी के उसमें प्रवेश करता है वायुमंडल में। वायु में इतने ज्यादा कण होते हैं वायु के, उन्हीं वायु के कणों से टकरा करके उसमें आग लग जाती है उस उल्का पिंड में, और वह जलने लगता है, भस्म हो जाता है। और यहाँ तक पहुंचते मध्य मंडल में ही इसका काम समाप्त हो जाता है, ये नीचे तक नहीं आ पाता है। इस तरीके से वो हमको दिखता है कि वो जीव जा रहा है, जब थोड़ा नीचे और आ जाता है तो लगता है जीव जा रहा है, एक बैग जल गया, एक बैग भस्म हो गया, इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है। तापमान अत्यधिक कम होता है, लगभग में जो है 90 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, या फिर तापमान हटा ही दीजिए अभी। तापमंडल या आयनोमंडल, इसको आप टर्मोस्फीयर कहते हैं, थर्मोस्फीयर, 80 से 400 किलोमीटर तक का एरिया तापमंडल या आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन उपग्रह कक्षाएं यहीं पर स्थित है, जैसे कि जो सैटेलाइट वगैरह जो हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं, हम लोग जो फोन से बात करते हैं सैटेलाइट वगैरह, वो सब आप देखते हैं इसी में अधिकतर चीजें जो होती हैं। कोई जानकारी अंतरिक्ष से लेनी है तो यहीं पर कैमरा वगैरह फिट किया जाता है, कहाँ पर, तापमंडल में, आयन मंडल में। ठीक है, आरोरा यानी प्रकाशीय पर्दा यही दिखाई देता है। इस तरीके से तमाम जो है मंडल, वायुमंडल के मैंने बताए। और सबसे ऊपर होता है आपका बहिर्मंडल, इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। 400 किलोमीटर से ऊपर के एरिया जो होता है वो अंतरिक्ष में चला जाता है और धीरे-धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें जो होती हैं हल्की मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को जीवित रखने वाला एक सुरक्षा कवच है, जो हर उल्कापिंडों से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से और ऐसे तमाम प्रकार की आपदाओं से हमारी रक्षा करता है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 5वां प्रश्न भैया, महासागरीय क्षेत्र किसे कहते हैं? महासागरीय क्षेत्र की बात की जाए तो महासागरीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जल, मतलब 71% भाग जो होता है, 71% जल से ढका हुआ है पूरा पृथ्वी। महासागरीय क्षेत्र उसी को कहते हैं। ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ की अगर बात की जाए, महाद्वीपीय शेल्फ देखिए, समुद्र का उथला भाग महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। लगभग 200 मीटर गहराई तक का जो एरिया होता है समुद्रों का, उसको महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। इसमें मत्स्य पालन और खनिज संसाधनों का भंडार इसी में होता है। समुद्र में महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि महासागर या समुद्र का जो है 200 मीटर गहरा जो एक प्रकार से एरिया होता है, वहीं पर सब कुछ मनुष्य प्राप्त कर लेता है। उससे नीचे वाला एरिया महाद्वीपीय ढाल कहलाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप अचानक ढालदार हिस्सा आता है समुद्रों में। 200 से 3000 मीटर तक का जो एरिया होता है समुद्र के अंदर, वो एकदम से ढाल आता है, उसी को कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। यह महाद्वीपीय और गहरे समुद्री क्षेत्र के बीच का एक भाग होता है। अगला होता है समुद्र में आप देखते हैं गहरे समुद्री मैदान होते हैं। ठीक है, ढाल नहीं, इसमें मैदान एकदम से जब और गहरे में जाएंगे आप, कम से कम 3000 या 6000 मीटर की गहराई तक जो है आप जाएंगे, यहाँ पर आपको समतल क्षेत्र मैदान एकदम से समुद्रों में आपको मिलेंगे। ठीक है। और जब उससे और नीचे जाएंगे तब यही महीन अवसाद यानी सेडिमेंट्स जमा होते हैं, यहीं पर पृथ्वी से जाने वाले जो मलबे होते हैं समुद्रों नदियों के, वो सब मलबे जाकर के यहीं पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है। और सबसे नीचे होता है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त सबसे नीचे होता है। ठीक है, जिसको आप ट्रेंच कहते हैं। महासागर के सबसे गहरे भाग 6000 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्रों को ट्रेंच या गर्त कहते हैं, खाई कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे दुनिया का सबसे गहरा इलाका जो है वो मैरियाना गर्त है, मैरियाना ट्रेंच है। 11,033 मीटर या 11,034 मीटर गहरा एरिया है, जहां पर क्या है बेटा, जहां पर ये सबसे पृथ्वी का सबसे गहरा एरिया जो है मैरियाना गर्त है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे कि सबसे ऊंचाई पर स्थान कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा स्थान है पृथ्वी का। सबसे गहरा स्थान कौन सा, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है।
और इन दोनों से यही से भू संतुलन बना रहता है लगातार। महत्व लिखिएगा, जलवायु संतुलन बनाए रखना समुद्रों का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माध्यम समुद्रों के माध्यम से होता है, मत्स्य पालन, पेट्रोलियम और खनिज भंडार भी समुद्रों में खूब होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समुद्रों के माध्यम से जब बड़ी-बड़ी जहाजें व्यापार के लिए जाती है तो उससे सस्ता व्यापार होता है। समुद्री व्यापार क्या होता है बेटा? सस्ता व्यापार होता है। बहुत कम पैसे में आप व्यापार कर पाते हो, विदेशों तक पहुँच पाते हैं, ठीक है? बहुत कम पैसा लगता है समुद्री व्यापार के माध्यम से। बहुत कम पैसे में बहुत अधिक फायदा हो जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महासागर मानव जीवन की ऊर्जा और आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार रहे हैं। छठा क्वेश्चन से आपका, ज्वालामुखीयता की क्रिया किसे कहते हैं? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वोल्केनिज्म, ठीक है? वोल्केनो बोलते हैं ज्वालामुखी को। जब पृथ्वी की सतह के नीचे से पिघला हुआ जो लावा होता है, गैस व अन्य पदार्थ दरारों से बाहर निकलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता की क्रिया कहते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है, ठीक है? ऐसे समझें। पृथ्वी का यह आंतरिक भाग है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है लावा भरा हुआ है, मतलब मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा भरा हुआ एकदम से, ठीक है? अब यही मैग्मा एकदम से दहकता है, इसमें खूब ज़्यादा एक प्रकार से आग एकदम दहकता है, बहुत गर्म होता है। अब यहाँ जब ये गर्म होता है तो यहाँ तमाम हवाएँ तमाम जो है इसमें से गैसें निकलती हैं। यही गैसें निकलती हैं और एक प्रकार से इस जो ऊपर वाली चट्टानें होती हैं इनको कमज़ोर करती रहती हैं। और जब गैसें खूब अधिक मात्रा में, कोई मान लेते हैं खूब खूब विशाल शिलाखंड यहाँ पर आ चुका है। अब इसी विशाल शिलाखंड में मान लेते हैं खूब जो है गैसें जाकर कहीं से टकरा रही है। गैसों का एक अपना इधर इधर भी विशाल भूखंड, इधर भी विशाल भूखंड है। और यहीं पर जाकर गैसें इकट्ठा हो गई। गैसें हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करती हैं और तमाम प्रकार की हलचल होती रहती है। तो इस तरीके से इतना तापमान बढ़ जाता है, उसी की ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से क्या होता है, यहाँ पर ये चट्टानें एक समय ऐसा आता है जब बहुत अति हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गैसें नहीं बाहर निकल पाती हैं। जैसे कुकर की सीटी में जब खूब गैस भर जाती है तो कुकर फट जाता है, ऐसे ही फिर ये इसमें विस्फोट होता है खूब धड़ाम से। और जब यह विस्फोट होता है बेटा तो क्या होता है, ये विस्फोट के साथ-साथ क्या होता है, पूरा पहाड़ फट जाता है और इस तरीके से पहाड़ों से एक प्रकार से क्या निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार होता, तमाम प्रकार के जो है मैग्मा निकलता है बाहर। अब जब ये मैग्मा, यही मैग्मा जब यहाँ से बाहर निकलता है पृथ्वी के ऊपर से, इस तरीके से गड्ढे के माध्यम से बाहर निकलता है। इसी गड्ढे को बेटा क्या कहते हैं? जिस गड्ढे से बाहर निकलती है ज्वालामुखीता की क्रिया, जिस गड्ढे से बाहर निकलती है ज्वालामुखी, मतलब कि ये, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? इस गड्ढे को बोलते हैं बेटा कालडेरा। गड्ढे को क्या बोलते हैं? कालडेरा बोलते हैं, ठीक है? कालडेरा बड़े गड्ढे को, और जब छोटे गड्ढे से एक ही बार अगर उसमें हुआ है तो उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है? क्रेटर बोलते हैं छोटे गड्ढे को। क्रेटर बोलते हैं किसको? छोटा गड्ढा, जब एक बार होता है ज्वालामुखी। अब जब वही बार-बार होता है वही स्थान पर तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, तो कालडेरा के तरीके से बन जाता है। और फिर इस तरीके से ज्वालामुखी से मतलब यहाँ से जो है मैग्मा बाहर आता है। और जब मैग्मा बाहर आता है तो यहाँ पर जो हवाएँ मतलब इसकी जो गैसें होती हैं मैग्मा की, वो गैसें बाहर निकल जाती हैं। अब जब मैग्मा से गैसें यानी मैग्मा से गैसें जो हैं क्या होती हैं? गैसें बाहर निकल जाती हैं, तो क्या बनता है? लावा का निर्माण होता है। वही लावा जो होता है पृथ्वी पर ऐसे-ऐसे फैलना शुरू कर देता है। अब जब फैल जाता है कुछ एरिया में तो फिर शांत हो जाता है एरिया, मतलब ये है लावा जो है पूरे एरिया में ऐसे फैलना, बहुत दूर तक ऐसे फैलता चला जाएगा। इससे गैसें निकल जाएँगी तो ये लावा बन जाएगा। यही लावा कई वर्षों या कई हज़ारों वर्ष के बाद में ठंडा होता है और जब ठंडा होता है तो फिर इसी लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे फ़ेमस मिट्टी जानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध मिट्टी, सबसे प्रमुख मिट्टी है, कपास के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में आप देखते हैं अधिकतर ज्वालामुखीता क्रिया के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण जहाँ-जहाँ पर आपको दिखता है वहाँ पर ज्वालामुखी आने वाले समय में आया होगा पहले भविष्य में, ठीक है? मतलब भविष्य में बोला हूँ, भूतकाल में आया होगा। तो इस तरीके से आपने समझा। तो ज्वालामुखीता की क्रिया ये होती है, कुछ इस तरीके से विस्फोट होता है। अब यही काल्डेरा और क्रेटर जो होता है, यहीं पर क्रेटर झील या काल्डेरा झील का निर्माण भी होता है। कभी-कभी आपसे पूछता है काल्डेरा क्या है, क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी की क्रिया से जो बाहर चीज़ें निकलती हैं, मतलब यहाँ पर बाहर जो चीज़ें बनती हैं, उसी को बोलते हैं काल्डेरा क्रेटर। और यहीं पर नीचे कभी-कभी क्या होता है, जब ये गैसें ऊपर नहीं जा पाती हैं, तो ये गैसें ऐसे-ऐसे फैल जाती हैं। तो एक सीधी लाइन में फैल जाती हैं गैसें ऐसे करके। यही लावा मैग्मा सूख जाता है, तो यहाँ पर सिल्ट, डाइक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, बैकोलिथ तमाम प्रकार की स्थलाकृतियाँ पृथ्वी के अंदर ही बन जाती हैं। ये पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ हैं, जो कि ज्वालामुखीयता की क्रिया के द्वारा बनती हैं, स्थल में भी और ऊपर भी बनती हैं, ठीक है? तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो ज्वालामुखी ये होती है। क्रेटर और काल्डेरा में क्या होता है, क्रेटर छोटा गड्ढा होता है, काल्डेरा उससे बड़ा गड्ढा होता है, ठीक है? अब जब मान लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया हो गई, बहुत दिनों तक फिर ज्वालामुखी वहाँ पर नहीं हुआ, वो गड्ढा बना हुआ है। उस गड्ढे में होगा क्या, कि बारिश हुई, खूब बारिश हुई, वहाँ पर जल भर जाता है गड्ढे में। उसी को क्रेटर झील या काल्डेरा झील के नाम से भी जानते हैं, यानी झील का निर्माण हो जाता है इसी गड्ढे में, ठीक है? ये होती है आपकी ज्वालामुखी।
जिस स्थल से लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी यानी वोल्केनो कहते हैं, और निकलने की प्रक्रिया को वल्केनिज्म कहते हैं, ज्वालामुखीयता कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी एक पर्वत का नाम। ज्वालामुखी क्या होता है, जिस जगह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उस जगह को ज्वालामुखी कहते हैं, मतलब ज्वालामुखी, और जहां जिस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है उसको ज्वालामुखीयता कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का परिणाम होता है, अंतर्जात बल, इंडोजेनिक बल। ठीक है, इसमें गैस, राख, लावा, धूल और गर्म पानी बाहर आता है इससे। ठीक है, यह पृथ्वी के भीतरी ताप व दबाव को बाहर निकालता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखियों के प्रकार, आप गूगल पर डालेंगे ज्वालामुखी की क्रिया देखनी है आपको, तो गूगल पर आप डालिए ज्वालामुखी की क्रिया कैसे होती है, वहां पर आपको दिखाया जाएगा। गूगल से आप वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, ज्वालामुखी उद्गार होते समय आप देख लीजिएगा, तो वहां पर आपका और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर वो वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से उसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे में क्लिप नहीं लगाता हूँ, जिससे कभी कभी क्या होता है, कॉपीराइट भी आ सकता है। सजीव ज्वालामुखी, एक्टिव वल्केनो। ज्वालामुखी कई प्रकार, सुषुप्त, ठीक है, सुषुप्त एक होती है, और एक होती है आपकी सुप्त, और एक होती है निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक सजीव होती है। सजीव ज्वालामुखी की बात की जाए तो लगातार या समय समय पर यहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जैसे कि इटली का एटना जो एक प्रकार ज्वालामुखी है, वो हमेशा फटाता रहता है। अगला सुषुप्त या सुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट, लंबे समय से शांत है लेकिन कभी भी फट सकता है, जैसे कि विसुवियस जो है, विसुवियस ज्वालामुखी जो है, ये बरसों से शांत है लेकिन कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट इसमें हो सकता है। इसको बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी, कभी भी ये जो है जाग सकता है, अभी सो रहा है। और अगला होता है आपका तीसरा, निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है, अब कभी सक्रिय नहीं होंगे ये, जैसे कि अरावली क्षेत्र के ज्वालामुखी जो है वो अब कभी सक्रिय नहीं होंगे, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो तीन प्रकार ज्वालामुखी, एक तो हमेशा उद्गार होने वाले होते, कभी भी फट सकते होते रहते हैं। एक है कि भाई उसमें एक प्रकार से ज्वालामुखी प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन अब कभी भी फट सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और तीसरा होता है कि भाई ज्वालामुखी अब होगा ही नहीं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखीयता पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का निकास है। आंतरिक ऊष्मा जो पृथ्वी के अंदर भरी है वही बाहर निकलती है, और एक विस्फोट के साथ बाहर निकलने की प्रक्रिया ही ज्वालामुखीयता होती है, जिसने पर्वतों, पठारों और उपजाऊ मिट्टी को जन्म दिया है। कभी कभी ज्वालामुखी से पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है, कभी कभी ज्वालामुखी से ही आप देखते नदी में द्वीप बन जाते हैं, मतलब समुद्रों में द्वीप का निर्माण हो जाता है। समुद्र में भी ज्वालामुखी फटते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर में आप देखते हैं स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, मतलब प्रशांत महासागर का। सातवां क्वेश्चन साफ देखिएगा, प्रश्न है जैव मंडल किसे कहते हैं। बायोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं जैव मंडल को। परिभाषा लिखिए बेटा। देखिए, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां वायु यानी वायुमंडल वो होता है, जहां पर जल जल वाला इस क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जितना भी जल वाला एरिया उसको जल मंडल, वायु वाला मंडल वायुमंडल, मैंने आपको बता ही दिया। जल मंडल में आपका समुद्र का पूरा अंदर वाला भाग, नदियां वगैरह सब, ये सब जल मंडल में आती हैं। स्थल मंडल में पूरा आपका स्थल मंडल आता है, मैदान, पठार, जो है ये सब आपका पर्वत वगैरह। तो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो इसी को जैव मंडल, क्योंकि जल स्थल पर भी जीवन का निवास है, जल में भी जीवन का निवास है, वायु में भी जीवन का निवास है। तो इस तरीके से क्या होता है, इन तीनों को मिलाने के बाद में बनता है जैव मंडल। ठीक है, जीवन का आधार तय करते हैं, तैयार करते हैं, जैसे कि उसे ही जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। तो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल को मिला करके तब जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल की विशेषताएं लिखिए कि जीवन का आधार है ये, इसमें वनस्पति होती है, प्राणी और मनुष्य, सभी लोग इसमें शामिल रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। संतुलनकारी भूमिका, जीवमंडल वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। फिर इस तरीके से क्या होता है, संतुलन बना रहता है और जीवन बढ़िया तरीके से जो है व्यक्ति जीता है। आपसी निर्भरता, इसमें पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम भी होता है। इकोसिस्टम कार्य करता है। इकोसिस्टम में क्या होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। अगला होता है चौथा, जीवन की सीमा, लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई वायुमंडल तक और 10 किलोमीटर गहराई महासागर तक में जीवन पाया जाता है। यानी कि आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में तो कम से कम 8 किलोमीटर तक आपको जीवन मिलेगा, और समुद्र की गहराई में 10 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे वहां तक जीवन आपको मिलेगा। फिर उससे नीचे जाएंगे तो आपको कोई जीव नहीं मिलेंगे। ठीक है, उदाहरण के रूप में वन क्षेत्र हो गया, महासागर है, नदी है, घास फूस भूमि है, ये सब आपको मिलेंगे। कहाँ पर, हर जगहों पर आपको मिलते हैं। यही सब जैवमंडल का निर्माण करते हैं। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि जैवमंडल पृथ्वी पर जीवन का अद्वितीय तंत्र है।
जहाँ प्रकृति और जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रकृति और जीव जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते भी रहते हैं। 8वां क्वेश्चन है अपर्दन और अनाच्छादन या अनाच्छादन, अपर्दन या अपर्दन बोल सकते हैं, इरोजन कह सकते हैं अंग्रेजी में, या फिर उसी को आप अपक्षय कह सकते हैं। बात एक ही है, अपक्षय अपर्दन मतलब एक ही बात होती है, बस थोड़ा सा होता है। ठीक है, अपर्दन क्या होता है? अपर्दन मतलब इरोजन। देखिए, प्राकृतिक शक्तियां, जैसे खास करके नदी प्राकृतिक शक्ति है, हवा प्राकृतिक शक्ति है, हिम नदी प्राकृतिक शक्ति है, ठीक है, समुद्री लहरें प्राकृतिक शक्ति हैं। इन सभी के द्वारा भूमि का कटाव अगर हो जाता है, भूमि कट जाती है और कट करके बहने शुरू हो जाती है, उसी को अपर्दन कहते हैं। इसी को अपक्षय भी कहते हैं। अपक्षय में क्या होता है, जैसे मान लो कोई शिलाखंड है, ये शिलाखंड है, नदी आकर के यहाँ से टकरा रही है, नदी प्राकृतिक शक्ति, इससे टकरा रही नदी, ये शिलाखंड टकराने के बाद में क्या हो जाए, ये शिलाखंड इस तरीके से इसमें बीच में क्या हो जाए, बीच में इसमें दरार पड़ जाए, यानी बीच में इसमें क्या पड़ जाए, दरार पड़ जाए। इसी शिलाखंड में क्या पड़ जाए बेटा, इसी शिलाखंड में दरार पड़ गई, ये दरार पड़ गई तो ये इसको अपक्षय कहेंगे। दरार पड़ने को क्या बोलेंगे, अपक्षय बोलेंगे। ठीक है, और यही दरार जब एक प्रकार से नदी खूब तेज से आती है और इसको दरार पड़ने के बाद में ये टूट जाता है और टूट करके इस तरीके से अलग होकर के नदी के साथ ऐसे बहने लगता है, ये पत्थर बहने लगता है, नदी अपने साथ बहा करके ले जा रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपने साथ बहा करके ले जाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। लेकिन जब यही प्रक्रिया नदी, मान लेते हैं नदी खूब, जब तक नदी का वेग है तब तक नदी अपने साथ पत्थर को बहा रही है, लेकिन अब यही पत्थर जो है नदी छोड़ दे रही है, ये छोड़ दे रही है, छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और जिसको छोड़ा गया, यानी जो पत्थर है, जो जिसको छोड़ा है नदी ने, उसको निक्षेप कहते हैं। निक्षेप माने मलबा, कूड़ा कबाड़ को निक्षेप, निक्षेप को छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण, और किसी भी चीज को तोड़ने की प्रक्रिया अपक्षय, तोड़ करके उसको बहा करके ले जाने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। और अपर्दन, अपर्दन और अपक्षय दोनों को मिला लें कि नदी के द्वारा किसी की चीज का तोड़ाव हुआ और वो तोड़ करके बहना शुरू कर दी, उसी के साथ निकल गई बह करके। या हवा ने इसको क्या किया, किसी भी हवा चल रही है और राजस्थान के इलाकों में बालू को उड़ाया और बालू को उड़ा करके ले जा करके एक स्थान पर छोड़ दिया। बालू को उड़ाना एक प्रक्रिया अनाच्छादन की कहलाएगी, पूरा तोड़ना उड़ाना सब कुछ मिला करके। यानी अपर्दन, अगर एक सूत्र के रूप में बताऊं आपको, अपर्दन प्लस अपक्षय बराबर अनाच्छादन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा। अपर्दन और अपक्षय को मिला लेंगे, अपक्षय क्या होगा, तोड़ने की प्रक्रिया, ये बहाने की प्रक्रिया उसको उसी के साथ, और अनाच्छादन, इन दोनों को मिला ले तो अनाच्छादन आपका बनता है। अनाच्छादन क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वही शक्तियां कटाव की गई सामग्री को किसी अन्य स्थान पर जमा कर देती हैं, निक्षेप कर देती है जाकर के, उसी प्रक्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। विशेषताएं लिखिए, अपर्दन से पर्वत नीचा और मैदान बनते हैं। अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही आप देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आप देखते हैं घिस पिट रही है, तो अपर्दन ही हो रहा है। अनाच्छादन से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा मतलब कि जब नदियां अपने एकदम से बहा करके नदियां अपने साथ तमाम मलबा बहा करके ले जा रही है। ठीक है, अभी आपने बाढ़ वगैरह में देखते तमाम मलबा अपने साथ नदियां बहा करके ले जाती है, तो मलबा कुछ कुछ ही दूर तक बहा करके ले जाएंगी, क्योंकि हमेशा उतना वेग नदियों में नहीं रहेगा। तो पश्चिम बंगाल तक आते थे नदियां, क्या होती है, एकदम से ठंड पड़ जाती है। जैसे कि गंगा नदी जो है जब चलती है वहां से हिमालय गंगोत्री से, तो बहुत तीव्र गति चलती है, लेकिन जब यहाँ पर आती है तो एकदम से वृद्ध अवस्था में हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, वो अपना जितना भी कूड़ा कबाड़ अपने साथ ला करके आई, वो छोड़ना शुरू कर देती है, तो छोड़ करके एक निक्षेप बन जाता है, तो उससे क्या होता है, निक्षेपण कहते हैं। तो उसी को अनाच्छादन, पूरा प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं, पूरी छोड़ने की प्रक्रिया। इससे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, बालू का टीला, बालू का स्तूप, जैसे नदी ने, मतलब कि क्या नाम है, हवा ने बालू को उठाया, बालू को उड़ाया, फिर जाकर के इकट्ठा स्थान पर छोड़ दिया, अनाच्छादन पूरी प्रक्रिया हो गई। इससे क्या होगा, बालू का स्तूप बनेगा, जलोढ़ मैदान बनेंगे, ये सब बनते रहते हैं। दोनों मिलकर की पृथ्वी की सतह को नया आकार देते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है डेल्टा का निर्माण हुआ है बंगाल, पश्चिम बंगाल का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। राजस्थान में हवा के द्वारा बने बालू का टीला या बालू का स्तूप, जिसको आप कहते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अपर्दन और अनाच्छादन पृथ्वी के भू आकृतिक निर्माण की दो परस्पर पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, मतलब कि एक के बिना दूसरी अधूरी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है 9वां नंबर, भौतिक भूगोल की परिभाषा और प्रकृति के बारे में बताएं। भौतिक भूगोल की अगर बात की जाए, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक भूगोल वह शाखा है भूगोल की जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं, खास करके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इन तीनों को मिलाकर के बनता है कौन सा, जीव मंडल।
इन सभी का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। उस शास्त्र या विज्ञान को हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। पहले चैप्टर में हमने बता रखा, आप देख लीजिएगा। भौतिक भूगोल की प्रकृति। भौतिक भूगोल की प्रकृति आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में हमेशा सब क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को रखा और महासंग्राम वीडियो आपके लिए जल्दी आएगा। यह एक प्राकृतिक विज्ञान है क्योंकि यह पृथ्वी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरी बात है वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, केवल विवरण ही नहीं देता बल्कि कारण कारण और परिणाम भी बताता है ये, इसलिए एक विज्ञान है और प्राकृतिक विज्ञान है। भौतिक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है। तीसरी प्रकृति इसके यह है अंतर विषयक है, ठीक है। भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान सबका समन्वय अपने आप में करता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में जीव विज्ञान, भौतिकी, पर्यावरण और इन सभी का समन्वय आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ में व्यवहारिक महत्व इसका भी है। जलवायु का पूर्वानुमान लगाने के लिए व्यवहारिक महत्व है, ठीक है। इसके अलावा कृषि आपदा प्रबंधन के लिए इसका जो है इंपॉर्टेंस है। कृषि की आपदाओं को पहले से अनुमान लगाने के लिए, कृषि में के संकट को दूर करने के लिए, पानी कब बरसेगा इसका जो है अनुमान लगाने के लिए भौतिक भूगोल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के रहस्यों को समझने का विज्ञान है जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, भू संतुलन से आप क्या समझते हैं? आइसोस्टेसिस से आप क्या समझते हैं? परिभाषा लिखिएगा बेटा भू संतुलन की। भू संतुलन जो है एक जबरदस्त प्रक्रिया है, जबरदस्त चीज है। भू संतुलन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। भू संतुलन के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। बहुत ही बारीकी के साथ भू संतुलन को मैं समझाऊंगा आपको। चलिए चर्चा करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर प्रश्न क्या है? भू संतुलन से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, पृथ्वी की परतें जब अपने भार और घनत्व के अनुसार संतुलित स्थिति में रहती हैं तो इसे भू संतुलन यानी आइसोस्टेसिस कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भूमि असंतुलन कब हो जाता है? जैसे एक तरफ मैंने आपको बताया सबसे ऊंचा एरिया कौन सा है, सबसे ऊंचा पृथ्वी का एरिया माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, ठीक है। 8 किलोमीटर की ऊंची, लगभग में 9 किलोमीटर मान लीजिए, 9 के जो है किलोमीटर, 8,848 मीटर है, 9 किलोमीटर मैं मान रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं सबसे गहरा गड्ढा जो है लगभग में 11 किलोमीटर के आसपास का है। तो पृथ्वी पर कहीं पर ऐसे आप देखते हैं, कहीं पर ये क्या मैदान है, कहीं पर छोटे छोटे पहाड़ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर गर्त है, कहीं पर खाइयां हैं। तो ये पृथ्वी गोल तो है, तो पृथ्वी को बैलेंस करते हैं। यही पृथ्वी का बैलेंस जब बिगड़ता है तो पृथ्वी का भू भू असंतुलन हो जाता है। लेकिन जब बैलेंस बना रहता है, चूंकि यहाँ पर इतना ऊपर एक जो है ऊपर पहाड़ है, नीचे उतना ही गड्ढा है, तो पृथ्वी का संतुलन जो है वो लगातार बना रहता है। लेकिन अगर यही गड्ढा ऐसे ऐसे हो जाए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए जितना ऊपर गड्ढा उतना नीचे खाई, इस तरीके से सब तालमेल फिट है पहले से। तो ये उच्चावच जो है पृथ्वी के पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, ये सब एक प्रकार से भू संतुलन को बनाए रखते हैं। मुख्य तत्व समझिए, जैसे भारी पर्वत जैसे हिमालय गहरे आधार तक धंसे होते हैं और इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। हल्के पठार और मैदान सतह पर ऊंचे रहते हैं, ठीक है। इसे बर्फ का पहाड़ सिद्धांत से समझाया जाता है। पानी में डूबा हिस्सा आधार का प्रतीक होता है और ऊपर जो है वो बनता है। इसको लेकर के एरी और प्रेट का सिद्धांत बड़ा फेमस रहा है भू संतुलन को लेकर के। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भू संतुलन पृथ्वी की सतह को स्थिर बनाए रखता है ताकि पृथ्वी जो है हिले डुले ना। भूकंप वगैरह इसी जब पृथ्वी पर असंतुलन होता जाता है तब भूकंप वगैरह ऐसी समस्याएं आती हैं। अन्यथा निरंतर असंतुलन से बड़े भू परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका 11 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की तो पहले ऊपर है भूपर्पटी, आपकी सबसे ऊपर आप देखेंगे भूपर्पटी। देखिए मान लेते हैं अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर आपका केंद्र है, इसके अंदर में आप देखें तो यहाँ तक आपको आना है, ठीक है। तो हम कैसे आएंगे, ये देखिए ये हिस्सा ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है और ये एकदम से आंतरिक भाग है, इसी को हम काट लेते हैं तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पृथ्वी का ये आंतरिक भाग है, ठीक है। ये पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं, ये ऊपर का हिस्सा। इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं जो है कोर या क्रोड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं मेंटिल और इसको बोलते हैं क्या, ऊपर का क्रोड कह सकते हैं या परपटी कह सकते हैं, भूपर्पटी कह सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको कोर या क्रोड कह सकते हैं, इसको मेंटिल कहते हैं, इसको ऊपर को क्रस्ट कहते हैं। ये पृथ्वी क्या यानी पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट का है, इससे नीचे मेंटिल होता है और इससे नीचे जो है ये कोर या क्रोड होता है।
इसी को भी आप देखते हैं रासायनिक भाषा में, अगर देखें दूसरी भाषा में तो आपने पढ़ा होगा, इसको सियाल कहते हैं, SiAl, क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये दो तत्व जो होते हैं ऊपर वाले परत में ज्यादा पाए जाते हैं। इसको आप देखते हैं सीमा कहते हैं। सीमा माने क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सीमा कहते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है यहाँ पर सियाल सीमा। और तीसरा जो होता है निफे, निफे माने क्या होता है, NiFe, यानी कि निकल और फेरस, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठोस चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप लोगों ने देखी कि किस तरीके से होती है। ठीक है, तो 3 परतें पृथ्वी की ये जो है, ये एक नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, बाकी विस्तार से इसको समझेंगे तो एक अलग टॉपिक होगा, इसको आगे चल करके इसका नोट्स आपको मिल ही चुका होगा PDF में, अगर प्राप्त कर पाए हैं तो आप, ठीक है, ग्रुप से जुड़े हैं तो। भूपर्पटी क्या, तो सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर जो होती है, 5 से 70 किलोमीटर जो है मोटाई मोटी परत होती है, उसको भूपर्पटी कहते हैं। इसमें इस भूपर्पटी में क्या होता है, महाद्वीपीय और महासागरीय परपटी भी शामिल हो जाती है। इसमें सिलिकॉन यानी और एल्यूमिनियम यानी सियाल परत जो होती है, इसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका यानी बालू और एल्यूमिनियम जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी परत होती है आपका भूमंडल, या जिसको आप मेंटल कहते हैं। मेंटल जो 70 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर का जो एरिया होता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गहरे गड्ढे में, उसी को मेंटल कहते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता चला, इसको लेकर के बड़ी रिसर्च हुई है। एक रूस का कोला नाम का क्षेत्र था, वही कोला नाम के क्षेत्र पर एक गड्ढा खोदा गया कि भाई पृथ्वी को खोदेंगे और पृथ्वी को आर से पार कर देंगे, कितना गड्ढा खोदेंगे और उससे पता लगा लेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है। मशीनें खोदनी शुरू हुई, कुल मिलाकर के मात्र 10 या 11 किलोमीटर की गड्ढा खोदा गया और उसके अंदर मशीनें सब गल गई, पूरा सब नष्ट हो गया। फिर बंद कर दिया गया काम। ठीक है, 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जो है, जो एरिया है पृथ्वी पर मेंटल के नाम से जाना जाता है। इसमें मैग्नीशियम और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, निकल कह सकते हैं इसको बेसिकली, मतलब कि ये क्या कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं, सियाल, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। अर्ध द्रव अवस्था में आपको इसको मिलता है, आपको मध्य वाला भाग। और तीसरा होता है कोर यानी गर्भ वाला एरिया, पृथ्वी के एकदम से गड्ढा नीचे। 2900 किलोमीटर से लगभग 6371 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर गहरा है। अगर पृथ्वी को आज हम यहाँ पर खोदे, जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ से पृथ्वी खोदेंगे, कितना खोदे, पृथ्वी को हम खोदे हैं, पृथ्वी ये पृथ्वी है पूरी, इसका बीच वाला भाग ये है, इसकी लंबाई कितनी है, 6371 या 78 किलोमीटर के आसपास ये पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब पृथ्वी की जो है गहराई है। अगर यहाँ से, अगर आपको यहाँ से खोदना है और यहाँ तक पूरा नीचे ऊपर तक उस तरफ निकलना है, इसका दुगुना कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 एक 2, 7 दूनी 14, 4 चला 1, 3 दूनी 6, 7, 6 दूनी 12, 12,742 किलोमीटर आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाकर के इधर से आप इधर आएंगे। ठीक है, और अगर यहीं तक खोदना, चूंकि पृथ्वी तक यहीं तक पता लगा लगे, तो चूंकि सारे तरफ से भी वही चीजें तो हैं, यहाँ तक अगर आपने पता लगा लिया तो आपका काम हो गया। पृथ्वी की त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो यही चीज है। बाहरी गर्भ जो है इसका द्रव अवस्था में है, जो पृथ्वी का है, और मतलब जैसे पृथ्वी ये है आपकी, इसमें भी 2 पार्ट हैं, ये है, ये द्रव अवस्था में है, और आंतरिक गर्भ एकदम से जो ये वाला पृथ्वी के एकदम से गहरा वाला गड्ढा है, यहाँ पर पृथ्वी जो है यहाँ पर एकदम से ठोस अवस्था में है, यहाँ पर थोड़ा सा द्रव अवस्था में पूरा का पूरा एरिया है। उसके ऊपर मेंटल पड़ता है, उसके ऊपर आपका जो है आपका वो पड़ता है, क्या नाम है, ऊपरपट्टी वगैरह। मुख्य तो इसमें लोहा और निकेल होता है, निफे जिसको कह सकते हैं, तो इसको निफे भी कहा जाता है। सियाल सीमा निफे भी आपको स्वेस नाम के एक विद्वान थे, स्वेस महोदय ने इसको बताया था, आपने जाना होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं पृथ्वी प्याज के छिलके की तरह परत दर परत बनी हुई है, जिसे ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्रक्रियाएं संचालित करती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ मैं इन चीजों को समझा रहा हूं आपको, बहुत ही बेटर अंदाज में मैं पढ़ूंगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वारा निर्मित भू आकृतियां बताइए। नदियों के द्वारा तमाम प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता, तो वही पूछा गया है। कि पहली बात, अपर्दन से निर्मित, अपर्दन माने जो नदियां बहती हैं, नदियां जो है जब बहती तो अपने साथ जो भी रास्ते में आता है उसको काट करके बहा ले जाती है, उसी नदियों के बेग से कट करके बहने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन से जैसे बी आकार की घाटी बन जाती है, बी आकार की घाटी, जैसे कि क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर आप देखते हैं, जैसे पहाड़ से नदी घाटी, मतलब पहाड़ से नदियां गिरती है, गड्ढा होता है, फिर इस तरीके से आप देखे निकल जाते हैं, तो बी आकार की घाटी नदियां बहती जाती हैं। इधर तो बी आकार की घाटी यानी गड्ढा गिरता है, फिर इधर से गिरता है, तो बी आकार की घाटी का निर्माण भी नदियों के द्वारा होता है। जल प्रपात यानी झरना, वाटरफॉल जिसको कहते हैं, उसका भी निर्माण नदियों के द्वारा ही होता है। गर्त और गार यानी गड्ढे, गहरे गहरे गड्ढे समुद्रों में नदियों की वजह से ही बहते हैं, अपर्दन के परिणाम स्वरूप।
दूसरी आकृतियां होती है निक्षेप के द्वारा, निक्षेपण से निर्मित आकृतियां। निक्षेपण माने जैसे बाढ़ के मैदान बनते हैं, फ्लूड प्लेन, जिस एरिया में बाढ़ आती है लगातार, तो वहां पर मैदान अपने साथ नदियां जो है तमाम सारे मलबे लाते हैं, उसको छोड़ देती हैं। उसी छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। उससे क्या बन जाता है, पूरा का पूरा एक एरिया जो है उस पर तमाम उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, तो बाढ़ वाला मैदान बन जाता है। ठीक है। या जैसे पश्चिम बंगाल का डेल्टा है, वो जैसे बन जाता है जब जो है क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी और अपनी जो है गंगा नदी ये आपस में मिलती हैं जब, तो इसके बीच में जो है अपने साथ जो तमाम सारे मलबे लाती हैं बहा करके, वो रुक जाती हैं और नदियां कई भागों में बढ़ जाती। नदियां चूंकि जब अपने एकदम से वृद्धावस्था में होती, तो वो कई भागों में छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो है जो गाद वगैरह बहा करके, जो मलबा बहा करके लाती हैं, वो मलबा एक प्रकार से आगे रुक जाता है, छूट जाता है, और उनको बहाने की क्षमता उसमें नहीं होती कि इसको मलबे को आगे बढ़ा ले जाए। ऐसे में होता क्या है कि नदियां जो है पतली पतली धाराओं में जैसे जैसे जगह पाती उधर उधर निकल जाती है, बहने लगती है, इस तरीके से छोटी छोटी धाराओं में निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, बीच के एरिया में वो मलबा रुक जाता है पूरा। इसी मलबे के रुकने से पूरा एक प्रकार से प्लान यानी मैदान बन जाता है, जिसको आप जो है मैदान कह सकते हैं, पश्चिम डेल्टा कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल का डेल्टा इसी का परिणाम स्वरूप बना है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। नदी के मोड़ बन जाते हैं। मोड़ माने कि मान लो नदियां यहाँ से बह रही हैं, नदियों में से मान लो नदियों की गति धीमी पड़ी, या नदियां अपने साथ तमाम चीज बहा करके ले जा रही हैं, नदियां एक प्रकार से यहीं पर रुक गई, मतलब नदियों का जो है मलबा यहाँ पर रुक जाता है, मान लेते हैं। नदियां क्या कर लेंगी, धीरे धीरे कैसे से फिर मार्ग अपना बदल लेंगी, मोड़ पड़ जाएगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे मोड़ पड़ जाएगा नदियों में, आप देखते हैं इस तरीके से नदियां बह सकती है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर मलबा रुक गया तो यहाँ पर पूरा एरिया खाली हो जाता है, फिर यहाँ पर आएगी तो फिर यहाँ पर फिर आगे मलबा रुक गया, इधर मुड़ गई, यहाँ पर मलबा रुक गया तो इधर मुड़ गई, इस तरीके से रुक गई। इसी वजह से कभी-कभी नदियाँ जो होती है, नदियाँ विसर्पाकार बढ़ती है, सर्प हो गई इस तरीके। इसी को नदी विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी विसर्प भी इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? नदी विसर्प, यानी नदी जो है सांप की तरह चलती है कभी ऐसे से। क्योंकि मलबा रुका, नदियाँ दूसरा मार्ग बदल गई। जैसे कहीं पानी बह रहा है एक धारा में, धारा के आगे कुछ रख दो तो पानी जो है उस धारा से इधर बहने लगेगा। फिर आगे कुछ रख दो फिर इधर बहने लगेगा। ये बनता है। कभी-कभी क्या होता है, जब यही एरिया जो होता है इसी पे गड्ढा या सूख जाता है, तो यहीं पर गड्ढा रहता है जो थोड़ा-सा बचा है, यहीं पर गड्ढा बन जाता है, तो यही गड्ढा जो होता है, इसी गड्ढे में पानी भर जाता है बारिश आने पर, या यहीं से एक धारा छूट करके यहीं पर आ जाती है, बह जाती है। यही गड्ढे में पानी भर जाता है। इसी भरे हुए पानी को पीछे बगल-बगल में क्या है, एक स्थान बचा हुआ है बीच में, एक प्रकार से क्या है, बीच में आपका जल भर गया है। इसी जल वाले भर इलाके को एक प्रकार से झील कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को गोखुर झील कहा जाता है। नदी विसर्प यही होता है, नदी विसर्प के द्वारा ही गोखुर झील का निर्माण भी होता जाता है। ठीक है। इसके अलावा बालू का पट्टिका भी बन जाती है इससे, तो तमाम सारे स्थलाकृतियां इससे बन जाती हैं। विशेष तथ्य आप लिख सकते हैं। विशेष तथ्य है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरी बात, अपर्दन और निक्षेपण की संयुक्त प्रक्रिया से नदी तट लगातार बदलते रहते हैं। इसके अलावा निष्कर्षता आप कह सकते हैं कि नदी धरती की महान शिल्पकार है, जो घाटियों, मैदानों और डेल्टा जैसी अद्भुत भू आकृतियों को बनाती है, निर्माण करती है। ये एक प्रकार से नदियों के द्वारा तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, और तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बिगड़ भी जाती हैं कहीं न कहीं पे। नदियां हमारे लिए एक प्रकार से हमेशा लाभकारी ही होती हैं। किसी-किसी परिस्थिति में वो हानिकारक होती है, जैसे बाढ़ आकर के पूरा विनाश कर देती हैं, तो इसके लिए हानिकारक है। इस तरीके से आपने इन प्रश्नों को समझा। अब आगे चल करके हम जो है ये आप दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चंस, या फिर दीर्घ उत्तरीय भी, अभी तक दीर्घ उत्तरीय के भी क्वेश्चंस आप उसमें समझ सकते थे। लेकिन एक क्वेश्चन और ये देख लीजिएगा, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ऐसे ही और तमाम प्रकार के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे, तो उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको अगले अगला मॉडल पेपर आएगा, उसमें हम और भी प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, समझते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन माने महाद्वीप किस तरीके से बने, उसको लेकर के सिद्धांत दिया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूगोल और भूविज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी विचार माना जाता है। इसे दिया था जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने। 1912 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वेगनर का मत था कि आज के महाद्वीप जो थे, वो जो आज 7 भागों में या 5 भागों में बटे हुए हैं, ये पहले जो है कई भागों में एक प्रकार से, मतलब कि वो कई भागों में जो आज बटे हुए, वो एक भागों में बटे हुए थे। विशाल महाद्वीप था, पूरा का पूरा भूखंड जो है एक ही था। उसको पैंजिया के नाम से हम जानते थे। और समय के साथ साथ क्या हुआ, पैंजिया जो है टूट करके धीरे धीरे करके मतलब पैंजिया को चारों तरफ से एक सागर था, पैंथालासा नाम का, उसने घेरे हुआ था। धीरे धीरे करके पैंजिया और मतलब उसमें पैंथालासा, जो पैंजिया नाम का भूखंड था, उसमें दरार पड़ी। टेथीस सागर कहा गया उसके बीच के इलाके को, और वहां से एक प्रकार 2 खंडों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में बन गया। इस तरह के तमाम सारे सिद्धांत चीजें हुई। ठीक है, यह टूट करके वर्तमान में फिर धीरे धीरे महाद्वीपों का विभाजन हुआ।
अभी मैं इसको एक जो है चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, परेशान ना हो, पहले आप पढ़ लीजिए इसको। चलिए मैं पहले चित्र के रूप में समझा दूं ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले आपसे समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। वेगनर महोदय के पहले पृथ्वी ऐसी थी, पृथ्वी थी। पृथ्वी में क्या था कि एक जो है यहीं पर एक भूखंड था। यही भूखंड क्या है बेटा? यही भूखंड आपका क्या है? ये भूखंड आपका पैंजिया है। और पैंथालासा नाम का एक सागर था। इसके चारों तरफ क्या था? इसके चारों तरफ जो है जल भरा हुआ था। ये एक प्रकार से जो जल वाला एरिया था, इसको बोलते हैं पैंथालासा सागर। क्या था बेटा? ये पैंथालासा, ये सागर था, बहुत बड़ा महासागर था। पूरा का पूरा जितना भी सागर था सब आपस में, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अटलांटिक महासागर, सब मिले हुए थे। ये जो एरिया बीच का ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बीच का जो एरिया दिख रहा है बेटा, ये बीच का एरिया जो था, ये जो हरे वाला जो कलर का है, ये पैंजिया के नाम से जानते थे। ये भूखंड था, ठीक है। जो आज का महाद्वीप है पूरा का पूरा, वो पैंजिया महाद्वीप एक प्रकार से इस तरीके से पूरा बना हुआ था। ये पैंजिया महाद्वीप पूरा ऐसे बना हुआ था। कैसे बना हुआ था बेटा? ऐसे एकदम से बना होता, स्थल खंड था ये पूरा, और इसके चारों तरफ जो है जल, पूरा पैंथालासा सागर था। बहुत जो है समय वर्ष, हजारों वर्ष जो है बीत जाने के बाद में धीरे धीरे एक प्रकार से प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के बाद में एक दूसरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। मैं उसको बनाता हूँ। फिर यही एक प्रकार से पैंजिया और पैंथालासा जो होता है, इस तरीके से एक पृथ्वी फिर से बनती है। और इसमें एक यहीं पर आप देखते हैं ये एरिया, ये पृथ्वी का, इसको अभी हटा देते हैं, मैं लेते हैं 1 मिनट। ये अब यहाँ पर क्या हुआ, यही पैंजिया जो था 2 भागों में कुछ समय के बाद में टूट गया। एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, ठीक है। अभी जो ऊपर वाला भाग है बेटा, इसको क्या कहा गया? इसको अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। और इसको नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। ये अपने आप में एक टॉपिक है पूरा, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक टॉपिक है। इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये जो था बेटा, इसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। यानी जितने भी नीचे के महाद्वीप आपके बनेंगे सब इससे बनेंगे। जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी भारत पूरा का पूरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये इससे गोंडवाना लैंड से बनेगा। अंगारा लैंड को ही दूसरा नाम इसका क्या है? लारेशिया भी इसको कहते हैं, लारेशिया, लारेशिया या फिर अंगारा लैंड कह सकते हैं। तो उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, पूरा जो है उससे ग्रीनलैंड वाला पूरा एरिया, वो सब उसी से बना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हुई, ये आपका पैंथा अंगारा लैंड हो गया। और ये जो बीच में जो जिस जिस सकरी जलधारा से विभाजित हुआ है, उस सकरी जलधारा को क्या नाम दिया गया? उस सकरी जलधारा को बेटा नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया टेथीज सागर। इसको क्या कहा गया? टेथीज सागर या टेथीज सागर, टेथीज सागर, ठीक है। जिस जिस पतली लेयर से विभाजित हुआ बटा, इसको तेथिस सागर कहा गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। पहले क्या हुआ, एक भूखंड था, पृथ्वी थी, पृथ्वी केवल एक, पृथ्वी के सारे महाद्वीप इकट्ठा जुड़े हुए थे, इसको पैंजिया कहा गया। और उसके चारों तरफ एक महासागर था, पैंथालासा। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतने के बाद में ये पैंजिया 2 भागों में बट गया। पैंथाला मतलब कि अंगारा लैंड ऊपर वाला यानी लारेशिया, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड यानी कि इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इसके बीच की जो जलराशि जिससे वो बटा, उसको तेथिस सागर कहा गया। और बाकी पूरा का पूरा पैंथालासा सागर था ही पूरा चारों तरफ। फिर समय बीता, आगे देखते हैं। फिर समय बीतता गया और इस तरीके से वर्तमान का जो महाद्वीप बना है, इसी जो है के द्वारा बना है। किसके द्वारा? ऐसे वर्तमान में जैसे मान लीजिए ये जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाला भाग जैसे कह लेते हैं, ये उत्तरी अमेरिका का पूरा एरिया हो गया। ये ग्रीनलैंड यहाँ पर थोड़ा पड़ता है। इसके अलावा आपका यूरोप महाद्वीप पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा यूरोप महाद्वीप आपका जो है यहाँ पर आपका यूरोप, और पूरा एशिया महाद्वीप, ठीक है। यूरोप यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये ऊपर के जितने महाद्वीप है ये आपके लारेशिया के रूप में बन गए, यानी कि अंगारा लैंड से बने। और नीचे वाले जितने आपके महाद्वीप हैं, नीचे वाले जितने महाद्वीप आपके हैं, खास करके जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर, ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये अपना जो है श्रीलंका और दक्षिण भारत हो ही गया। ये दक्षिण भारत और ये जो आपका है पूरा, ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा, प्रश्न परीक्षा में आता है। यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नीचे हो गया। और इस तरीके से यहीं पर आपके तमाम सारे और द्वीप वगैरह हैं। तो ये सब जो है यानी पृथ्वी के नीचे जो आज का ये 7 महाद्वीप और ये सब हैं, ये सब बढ़ते चले गए। इस तरीके से महासागर जब ये डिवाइड हो गए, महासागर और महाद्वीप आपस में बढ़ते चले गए।
इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से तो ये वर्तमान का जो एक प्रकार से नक्शा है, ये आपका पूरा का पूरा बट गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको ग्लोब दिखा दूं यहाँ पर, ये आपका पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बेटा क्या हुआ, जो ऊपर वाले हिस्से में सब कुछ है, ये यहाँ से ऊपर वाले हिस्से में ये अंगारा लैंड का हिस्सा पूरा बना। इसमें आपका उत्तर भारत पूरा आपका मतलब उत्तर भारत पूरा जो है अफ्रीका महाद्वीप मतलब वो क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका, चीन है, पूरा 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 जो ऊपर वाला एरिया है वो सब इससे बना, अंगारा लैंड से, नीचे वाला गोंडवाना लैंड से बना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई चीजें आपकी बात। इस तरीके से वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत मैंने आपको कह सुनाया। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नेम। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या व्यवस्था की गई बेटा, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था की गई। उसमें सभी जो है सभी विश्वविद्यालय से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपए फीस में। और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, लाइव क्लास सब कुछ मिलेगा। जैसे ही आप एसएमएस करेंगे गुरुजी हमको चाहिए कोर्स, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर वाला जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पढ़ना आपको, को करिकुलर में क्या पढ़ना है आपको, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। तो इसका पूरा 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा साल फा में मिल जाएगा। सारी जानकारी आपको मात्र 100 रुपए फीस में मिल जाएगी पूरा, और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, और आगे चलकर जब सेकंड सेमेस्टर क्लास होगी तो उसके लिए भी बताया जाएगा आपको। तो मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि मात्र 100 रुपए में आप पूरा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ पाएंगे हमारे साथ जुड़ करके, यानी 6 महीने की फीस केवल 100 रुपए है। और जब हम हमारे ग्रुप से आप जुड़े रहेंगे तो आपके कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए हमारे सभी विश्वविद्यालयों के लिए। वैध सिलेबस सभी विश्वविद्यालय में, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, बीए अगर आप में बीए में है तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपको। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं। मैंने आपको बता दिया पूरा सिद्धांत है, लेकिन आपको लिखावट में कैसे लिखना है। पैंजिया, लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जैसा मैंने बताया, जिसे वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। इसके चारों ओर एक महासागर था जिसे पैंथालासा कहा गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई। वेगनर के अनुसार क्या हुआ बेटा, वेगनर के अनुसार यह महाद्वीप बाद में टूट गए और अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगे। ठीक है, और हुआ क्या, उदाहरण के रूप में जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी मतलब अफ्रीका के तटवर्ती आकार एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं, ये फिर अलग हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप अगर आपस में जोड़ा जाए तो जुड़ जाएंगे। मेडागास्कर और जो है अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ा जाए तो जुड़ जाएंगे। दक्षिणी भारत को और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ा जाए तो हम जुड़ जाएंगे। इस तरीके से एक दूसरे से ही अलग हुए हैं, ये इसका उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, साक्ष्य क्या है इसका, भौगोलिक साक्ष्य, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तट एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। अगर अभी जोड़ा जाए तो एकदम से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा जीवाश्म साक्ष्य, ग्लासोप्टेरिस पौधे और कुछ सरीसृप के जीवाश्म विभिन्न महाद्वीपों पर समान रूप से पाए गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि भविष्य में ये महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे। भूवैज्ञानिक साक्ष्य की अगर बात की जाए तो पर्वतमालाओं की संरचना, जैसे कि जो है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला और जो है आपका जो कैलेडोनियन पहाड़ियां हैं, ये सब महाद्वीपों के मेल की पुष्टि करती हैं। जलवायु साक्ष्यों की अगर बात की है तो वर्तमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमालयन ग्लेशियर जमाव के प्रमाण भी आपको दिखाई पड़ते हैं। यानी इस तरीके से लगता है कि हाँ सारे महाद्वीप इकट्ठा रहे होंगे, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ समानता दिखती है। आलोचनाएं इसकी बहुत सारी हुई। संचालन बल, फोर्सेस की अस्पष्टता, चूंकि जो संचालन बल कैसे एक प्रकार से महाद्वीप एक दूसरे से मिले, कैसे एक दूसरे से अलग हुए, इसका बल कौन सा लगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ साथ वेगनर ने बताया कि महाद्वीप समुद्र तल पर तैरते हैं पर ज्वारीय बलों के कारण से खिसकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अपर्याप्त माना कि केवल जो है ज्वारीय बलों की वजह से कोई जो है शिलाखंड या कोई भी चीज किसी पर तैरेगा नहीं। ठीक है, भौतिक प्रमाणों की कमी रही है इसमें। सिद्धांतों के समर्थन में पर्याप्त भौतिक या गणितीय प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए सिद्धांत को की आलोचना भी होती है, लेकिन सबसे जबरदस्त सिद्धांत यही रहा है। आलोचकों ने कहा कि महाद्वीप महासागरीय परपटी को काट करके अलग नहीं हो सकते। ठीक है, आधुनिक अनुसंधानों के द्वारा जो है इस सिद्धांत का खंडन कर दिया गया।
20वीं सदी के मध्य तक यह सिद्धांत अस्वीकार कर दिया गया और इसके स्थान पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने स्थान ले लिया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो, उसमें प्लेटें, कई प्लेटें होती हैं, नज़्का प्लेट हो गया, प्लेसिन प्लेट हो गया, ठीक है, तमाम प्लेटें हैं, वो प्लेटें एक दूसरे पर तैरती हैं। उसका भी सिद्धांत मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी विस्तार से बताऊंगा। इसका महत्व यह वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का, कि वेगनर का सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं था, परंतु इसने भूविज्ञान में एक नई दिशा दी और एक नई शोध करने की एक आधारशिला तैयार करी। इसके आधार पर आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत विकसित हुआ, जिसने पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी और महासागरीय धाराओं को सही रूप से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर ये सिद्धांत वेगनर का ना होता तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी भी ना आ पाती। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उस समय अपूर्ण वैज्ञानिक आधार पर टिका हुआ था, किंतु इसकी क्रांतिकारी सोच ने भूगोल और भूविज्ञान को एक नई दृष्टि दी। आज इसे सीधे स्वीकार नहीं किया जाता, परंतु प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार यही सिद्धांत रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है। मिलेंगे बेटा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वैसे आपको बता दूं कि जब आप पीडीएफ हमारे लेंगे तो उसमें और सारे प्रश्नों को आपको उत्तर मिलेगा। जैसे महासागरीय धाराओं से आप क्या समझते हैं, प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बताएं, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा पूरा। इसके अलावा और भी इसमें नोट्स और आपका लंबा है, ऐसे और तमाम सारा नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन आपका ग्रह हो गए होगा आपके। ठीक है, तमाम से बृहस्पति, वरुण, ये सब ग्रह के बारे में पूरा होगा, सौर मंडल पूरा पढ़ाया मैंने। जो था पेंक और इसका अपर्दन चक्र का सिद्धांत, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है पीडीएफ से प्राप्त, मतलब पीडीएफ प्राप्त करनी है, एसएमएस कर दीजिएगा 9161936062। पीडीएफ के लिए आपको 100 रुपए फीस जमा करने पड़ेंगे, स्कैनर भेजा जाएगा, उस स्कैनर पर आप खुद पेमेंट कर सकते हो, चाहे तो किसी दूसरे से आप फीस जमा करवा सकते हो। ठीक है, 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, मेजर, माइनर, को करिकुलर सबका। इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम करके भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। लाइव क्लास, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी क्लास आपकी आती रहेगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तुरंत एसएमएस कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।